हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत शर्मा, आपका टीचर मेंटर गाइड। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इस टॉपिक को पढ़ेंगे प्लस इससे रिलेटेड केस स्टडीज को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो टॉपिक्स जो वहां पर कवर किए गए उन्हें देखिए, उसके बाद यहां से समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट की बात कर रहे थे हम। मैनेजमेंट में नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करना है। इसके अंदर तीन अलग अलग तरीके से बात की जाएगी। मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तीनों को हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन अगर जब हम बात कर रहे हैं साइंस की, तो साइंस क्या होता है ये समझेंगे पहले। साइंस का मतलब जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको रूटीन बेसिस पर ट्राई करते हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं और उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि यार रिजल्ट उसका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं आप और उसके रिजल्ट को देखते हैं सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरह से साइंस होता है। अब मैनेजमेंट को साइंस से रिलेट करने की बात की जा रही है। एक तरह से समझ लीजिए कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या लिखा है देखो, साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी साइंस को सीखा जा सकता है। किस मदद से? ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंटेशन की हेल्प से। ओके, उसके बाद फीचर्स हैं आपके सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या? साइंस जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे है देखो, इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड इन सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। क्या बात की जा रही है? साइंस को सीखने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल होता है। प्रॉपर आप स्टडी मटेरियल की हेल्प से साइंस को स्टडी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, देखिए लाइक साइंस या सिमिलरली इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। मैनेजमेंट को सीखने के लिए, समझने के लिए भी हमारे पास पूरी तरह से स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। साइंस की तरह हम मैनेजमेंट को भी स्टडी मटेरियल की हेल्प से सीख सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा, दिस फीचर इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। मतलब मैनेजमेंट में क्या बात होती है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आप जानते हैं साइंस के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो कैसे होती हैं? बार बार एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर आप ऑब्जर्व करते हो क्या उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। इसी तरह से मैनेजमेंट में कुछ बातें हैं जो फॉलो होती हैं, देखेंगे। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स साइंस से रिलेटेड प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस। साइंस वाले जो प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, जैसे ग्रेविटी मान लीजिए, चलिए ठीक है, H2O एक फंडा होता है ना, वाटर के लिए यूज करते हैं जो। तो ये सारी चीजें क्या है? ये बार बार चेंज होती है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सेम रहती हैं। इनमें कोई भी तरह का चेंज नहीं आता है। इनको जब बनाया गया, ये जब चीजें सेट की गई, तो किसी इंडिविजुअल ने की गया नहीं। ये सारी कहां से मिली हमें? नेचर से मिली हैं। और इनमें कोई चेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इनको हमें सीखने के लिए ऑब्जर्व करना पड़ा। तो ग्रेविटी क्या होती है, इसको ऑब्जर्व किया तब हमें पता, अच्छा ग्रेविटी भी कोई चीज होती है। साइंस में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। और आगे देखो, एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद रिपीटेड एक्सपेरिमेंट की मदद से उसको चेक करते हैं। जैसे जब न्यूटन को पता पड़ा ग्रेविटी के बारे में, वो एप्पल वाली बात आप सभी ने सुनी होगी, तो उन्होंने क्या किया, एक बार एप्पल ऊपर फेंका, नीचे आ गया, फिर उन्होंने दोबारा फेंका, फिर नीचे आ गया। इसी तरह से कंटिन्यू बेसिस पर वो उसे रिपीट करते रहे और उन्हें समझ आया कि ग्रेविटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ रहे? रिपीटेड बेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं आप। आगे देखो, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें भी एक्सपेरिमेंट की मदद से डेवलप किया जाता है। एक्सपेरिमेंट की मदद से डेवलप करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल जो है फॉलो कैसे किया गया? इसको करने के लिए हमने क्या किया, पहले काम को डिवाइड किया। 10 काम अलग अलग लोगों में डिवाइड किए, ठीक है, और उनको कहा कि आप ये काम पूरा कीजिए इतने समय के अंदर। उन्होंने काम किया और बहुत जल्दी कर लिया। क्यों? क्योंकि काम को डिवाइड कर रखा था हमने।
फिर बार बार इस चीज को प्रैक्टिस किया, डिवीजन ऑफ वर्क को बार बार ट्राई किया और देखा कि रिजल्ट सेम आ रहा। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दोनों ही एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्व करने के बाद बनाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ वैलिडिटी पे बेस होते हैं। मतलब जैसे आपका ग्रेविटी है, अभी हमने बात की, तो ग्रेविटी की बात कर रहे हो आप, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, ये जैसा है उसी तरह से फॉलो होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और सिमिलरली अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, देखो बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, लेकिन जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, उनके अंदर चेंज लेकर आया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मतलब ये कि डिवीजन ऑफ वर्क करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ये एक प्रिंसिपल है, आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो क्या कहानी है कि मॉडिफाई कर सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, ये 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं। दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। कौन सा? यूनिवर्सल वैलिडिटी, के जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह फॉलो होते हैं, उसी तरह से जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह से फॉलो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर दूसरा जो पॉइंट आता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट की बात करेंगे एज एन आर्ट। आर्ट की क्या बात होती है? आर्ट क्या होता है सर? जब भी हम किसी क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जब भी हम कुछ नए आइडिया की बात करते हैं, तो वो होता है आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को अभी कंपेयर करेंगे आर्ट से, लेकिन आर्ट का मतलब मुझे लगता है आप लोग सभी जानते हो, कला एक तरह से। कला क्या होती है ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। जहां पर आप कुछ क्रिएटिव, कुछ नया, आप डांस की बात कर सकते हैं, नए नए मूव्स होते हैं, पेंटिंग हो सकती है, अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? क्रिएटिविटी है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आइडियाज आ रहे हैं, उन्हें कन्वर्ट करना डांस फॉर्म में, पेंटिंग में, तो वो आपका क्या है? स्टाइल हो सकता है किसी काम को करने का, वो आपकी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने का तरीका है। तो देखिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब इसे प्रॉपर बुक्स और स्टडी मटेरियल की मदद से सीखा जा सकता है। आगे, विच रिक्वायर स्पेशल स्किल, क्रिएटिविटी, मतलब आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। किस चीज के लिए? परफेक्शन के लिए। परफेक्शन कैसे आएगा? जब आप क्रिएटिविटी जो है आपकी उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे। तो जैसे आपको डांसिंग बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपको डांस बहुत अच्छा लगता है, डांस को आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से क्या आएगा? परफेक्शन आएगा। परफेक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डांस सभी को पसंद होता है। इसके बाद जो है आपके फीचर्स, फीचर्स को एक एक करके स्टडी करेंगे हम। देखिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या बात है? इन एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। आर्ट जो है इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, थ्योरेटिकल नॉलेज, बात समझ रहे हो, कुछ बेसिक नियम होते हैं किसी आर्ट को फॉलो करने के लिए, उन्हें सीखने के लिए बुक्स या प्रॉपर स्टडी मटेरियल की आप हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट जो है उसको भी हम स्टडी मटेरियल की हेल्प से, प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल की मदद से सीख सकते हैं। तो दोनों में ये फीचर जो है प्रेजेंट होता है। देखो, दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये फीचर जो है कौन सा वाला? साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलिए, सेकंड क्या है आपका? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जो पॉइंट है वो क्या बात कर रहा है? ध्यान देना आप सभी को। इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्ट के फील्ड में ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ। मतलब आपने सिर्फ किताबें पढ़ ली थ्योरी से रिलेटेड कि कैसे पेंटिंग करनी है, इससे रिलेटेड आपने बुक पढ़ ली तो आप पेंटिंग बनाना सीख जाएंगे क्या? सवाल ही नहीं। अगर आपको सारे गामा जितने होते हैं, ये सारे गामा पा धा नी सा जितने भी हैं, 6-7 स्वर जो है पूरे, इनको आपको सिर्फ पढ़ा दिया जाए तो क्या आप गाना गाना सीख जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। हर किसी को
जो आर्टिस्ट है उसे अपनी क्रिएटिविटी का यूज भी करना होता है, जो बेसिक सीखे उसके साथ, जैसे सारे गामा पादा निसा, ये सारे जितने स्वर हैं ये सीखते हैं। अब इनको खुद प्रैक्टिस भी करना होता है, और सबका प्रैक्टिस करने के बाद गाने का अंदाज अलग होता है। वही बेसिक्स हैं, वही स्वर हैं, लेकिन उनको गाने का तरीका सबका अलग होता है। तो वो पर्सनलाइज स्किल या पर्सनल एप्लीकेशन है, पर्सनल क्रिएटिविटी है, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है। आगे देखो, इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज, सारे मैनेजर्स जो हैं वो मैनेजमेंट थ्योरी सीखते हैं। एंड प्रिंसिपल्स आर यूज्ड, प्रिंसिपल्स जो हैं यूज किए जाते हैं, ठीक है। स्किल्स, क्रिएटिविटी, ये बातें भी आती हैं, ये चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये फीचर क्या है, प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर, कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब ये है कि थियोरेटिकल नॉलेज तो आप सभी सीखते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ क्रिएटिव यानी खुद से भी करना होता है। थियोरेटिकल नॉलेज सीखने के बाद पर्सनल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल जो हमने एक प्रिंसिपल अभी समझा है, डिवीजन ऑफ वर्क की अगर मैंने बात की थी अभी, तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर क्या कहानी है, काम को बांटकर करना है, डिवाइड करके करना है। ये तो होगी थियोरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है इसके अंदर, किसको क्या काम देना है, ये अपने एक्सपीरियंस से आप समझ पाओगे। जिसको जो काम ज्यादा अच्छे से आता है उसको वही काम दिया जाएगा। जैसे कोई फाइनेंस का व्यक्ति है तो उसे फाइनेंस रिलेटेड काम दोगे, कोई सेल्स वाला तो उसको सेल्स रिलेटेड काम दोगे। तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस, पर्सनल स्किल या क्रिएटिविटी पर। ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बहुत सिंपल सी बात है कि जो आर्टिस्ट है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा परफेक्शन के लिए। देखो, द आर्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। वही बात जो हमने समझी कि आर्टिस्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा यानी जितना संभव हो उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से क्या आएगा, परफेक्शन आएगा, क्लियरिटी आएगी। आगे देखो, सेम वे विद द एक्सपीरियंस मैनेजर, जो आपका एक्सपीरियंस मैनेजर है उसके ही साथ जो इंप्रूव किया जाता है मैनेजरियल स्किल्स ऑफ एफिशिएंसी को, वो बात लिखी हुई है कि मैनेजर क्या करता है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। मैनेजर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। कैसे करता है, बार बार प्रैक्टिस करके। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस फीचर इज प्रेजेंट इन दी मैनेजमेंट। ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगला जो है आपका वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं एज अ प्रोफेशन। तो देखिए प्रोफेशन क्या होता है, सबसे पहले आपने सुना है डॉक्टर, टीचर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, ये सारे आपने सुने होंगे। ये सब प्रोफेशन होते हैं, इनका जो पद है वो एक प्रोफेशन है। और ये जो व्यक्ति है जो खुद डॉक्टर है वो कौन होता है, प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल होता है। टीचर, लॉयर, सीए, ये सारे लोग कौन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। इनका काम प्रोफेशनल का काम होता है और इनके पद को प्रोफेशन कहा जाता है, इनके काम को प्रोफेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेशन क्या है, देखो आगे, एक ऐसी चीज जहां पर थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों एक्वायर होती हैं या करनी चाहिए, करनी पड़ती हैं, चाहिए क्या, देखो प्रोफेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय है, बैक्ड बाय अ स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। एक ऑक्यूपेशन है, जैसे सीए बनना है आपको कॉमर्स के बाद, 12th करने के बाद कॉमर्स फील्ड से आपको क्या बनना है, सीए बनना है, तो आप प्रोफेशनल कहे जाओगे इसके बाद। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, आपके पास स्पेशल नॉलेज होगी, किससे रिलेटेड, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, कैसे काम होता है फाइनेंस का। ठीक है, और ट्रेनिंग यानी रिक्वायर होता है, ट्रेनिंग लेते हो आप लोग, काम को सीखोगे। सीए करने के लिए 2 साल की 2 years ऑफ आपका आर्टिकलशिप, 2 years ऑफ आर्टिकलशिप इज रिक्वायर्ड। 2 साल की आर्टिकलशिप जो है वो जरूरी होती है, तो वो ट्रेनिंग भी आता है उसके अंदर, एक तरह से आप ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी कहते हैं उसको। इन विच एंट्री इज रिक्वायर्ड, ये भी लिखा हुआ, एंट्री रिक्वायर्ड क्यों है, सॉरी रिस्ट्रिक्टेड क्यों है एंट्री। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड इसलिए है क्योंकि आप जब तक सीए बन के तैयार होंगे तब तक आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा, लेकिन जब आप सीए बन जाएंगे उसके बाद आपके पास डिग्री आ जाएगी कि भैया आप सीए बन चुके हैं। तो सीए बनने के बाद जो डिग्री है वो आपको काम दिलाने में मदद करेगी, उससे आपकी पहचान होगी कि आपने
सर्टिफिकेट जो है वो बताएगा कि आप सीए वाकई में है। ऐसा तो नहीं है कि झूठा सीए आप अपने नाम के आगे लिख रहे हैं। बिल्कुल, कितना अच्छा लगेगा आपका जो नाम है उसके आगे सीए लिख दो आप, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीजें पॉसिबल होती है। आगे देखो, फीचर्स में सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वही बात है कि आप प्रॉपर स्टडी मटेरियल की मदद लोगे अगर तो प्रोफेशन को सीख सकते हो, और थियोरिटिकल नॉलेज जो स्टडी मटेरियल से आती है। आगे देखो, इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल, यानी मैनेजमेंट को भी आप कैसे सीख सकते हो, प्रॉपर बुक्स और स्टडी मटेरियल की मदद से सीख सकते हैं। सेम पॉइंट है ये तो, इसमें तो कुछ चेंज है नहीं ज्यादा। और क्या लिखा हुआ है, ये फीचर जो है मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे देखो, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों है, क्योंकि प्रोफेशनल बनने के लिए या तो आपने कोई एग्जाम पास किया हो या फिर आपके पास उस प्रोफेशन से रिलेटेड डिग्री होनी जरूरी होती है। देखो, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। यही बात जो मैंने कही। एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस किया हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी। आगे देखो, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग एमबीबीएस डिग्री। क्लियर। सिमिलरली नाउ मेनी कंपनीज प्रेफर टू अपॉइंट मैनेजर ओनली विद एमबीए डिग्री। ये बहुत जरूरी है, एमबीए। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहा, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब काफी सारी कंपनियां जो है क्या करने लगी हैं, जिन्होंने एमबीए किया है उन्हीं लोगों को काम पर रखती हैं। अभी तक ये फीचर जो है वो मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन जल्द ही इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद एक और पॉइंट है सर्विस मोटिव। तो सर देखिए, सर्विस मोटिव में क्या बात है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपको कोई गुड देता है क्या, कोई सामान देता गया बदले में? नहीं, वो आपको क्या देता है, डॉक्टर आपको देता है सर्विस। डॉक्टर आपका इलाज करता है ना। टीचर आपको क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है। लॉयर क्या देता है, सर्विस देता है। अच्छा, एक और बात, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें कभी सैलरी पे नहीं करते हो आप। डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो कि सैलरी ले लो, नहीं, उसे क्या देते हो आप, फीस। टीचर को फीस देते हो, लॉयर को फीस देते हो। तो प्रोफेशनल को जो रिवॉर्ड मिलता है काम करने के बदले वो फीस होती है, सैलरी नहीं होता है। आगे बात कर रहे थे हम सर्विस मोटिव की। तो देखें, द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशन। मतलब पूरी ईमानदारी के साथ क्लाइंट को डेडिकेट करना है, ये यहाँ पर मोटिव होता है। और देखो, वेयर इज बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ गोल। और मैनेजमेंट का जो पर्पस है वो गोल अचीव करना होता है। लेकिन आजकल कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करने लगे हैं, वो ये फॉलो करने लगे हैं कि सर्विस अच्छी से अच्छी दें हमारे कस्टमर्स को। तो जल्दी ये फीचर भी इंक्लूड हो जाएगा, अभी तो नहीं है मैनेजमेंट में। देखो, दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। क्लियर। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एक केस स्टडी, जिस केस स्टडी में आपको ये समझ आएगा कैसे इस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले केस स्टडी सॉल्व करने के लिए नीचे दिया गया क्वेश्चन जो है इसको पढ़ो, उसके बाद केस पढ़ो और फिर आंसर बनाओ। तो देखिए क्या पूछा, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। ऊपर के केस में कौन सा नेचर है वो डिस्कस किया है, आपको समझाना। अगला देखो, बी, नेम अदर टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कोई एक जो है यहां डिस्कस किया गया होगा पहले वाले में, और बाकी के दो जो बचेंगे उनके नाम हमें बी वाले पार्ट में कवर करने हैं। सी क्या कह रहा है, देखो, आइडेंटिफाई द वैल्यूज फॉलोड बाय मिस्टर राजीव। मिस्टर राजीव केस में कोई व्यक्ति होंगे। वैल्यूज का मतलब ऐसी चीज जिससे सोसाइटी को, आपके एम्प्लॉइज को कोई फायदा हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन जो है, केस जो है, इसको स्टडी करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग पहले वीडियो पॉज करें, एक बार पूरा पढ़ें, क्वेश्चन को ट्राई करें और उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करें। तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अगर किया है तो बहुत अच्छा है, और आपका क्या आंसर होना चाहिए वो देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, सोनू निगम, नाम सुना होगा आपने, एक प्लेबैक सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। द फेमस प्लेबैक सिंगर, ठीक है, बहुत फेमस है, पॉपुलर है। ऑलवेज स्पेंड हिज टाइम फॉर प्रैक्टिस एंड ऐड हिज क्रिएटिविटी इन हिज सिंगिंग। वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं गाने की और वो क्रिएटिविटी को ऐड करते हैं अपने गाने के अंदर, अपनी सिंगिंग के अंदर। सोनू निगम की बात हो रही है। आगे देखो,
लाइक सोनू निगम की तरह मिस्टर राजीव एक व्यक्ति वो क्या करते हैं, मैनेजर ऑफ हेडलाइंस लिमिटेड, वो हेडलाइंस लिमिटेड कंपनी के मैनेजर हैं। उनका काम क्या है देखो, यूजेस हिज क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। वो क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, साथ में उसे फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसकी। अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से अलग अलग क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के साथ फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स को। आगे मैनेज द बिजनेस, और अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। साथ में देखो क्या लिखा, द एम्प्लॉइज आर हैप्पी, उनके जो एम्प्लॉइज है उनसे बहुत खुश हैं और सेटिस्फाई हैं। क्यों है देखो, एज ही एवरी डे रिवॉर्ड एम्प्लॉइज फॉर देयर पंक्चुअलिटी एंड एफिशिएंसी, वो अपने एम्प्लॉइज को रोज रिवॉर्ड देते हैं, रोज उन्हें खुशी देने का एक तरीका सोचते हैं जिसमें जो पंक्चुअल होता है, जो काम अच्छा करता है, जो समय पर आता है, उसको वो कुछ इनाम देते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सा नेचर है। देखो हमने 3 नेचर पढ़े हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था एज अ साइंस पढ़ा था। साइंस से रिलेटेड कोई बात हो रही है क्या इसमें, एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड नहीं। प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बात हो रही है क्या, डॉक्टर या कोई लॉयर कोई काम को क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है थ्योरेटिक नॉलेज के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने आर्ट पढ़ा था, आर्ट में क्या पढ़ा हमने, क्रिएटिविटी के साथ काम किया जा रहा है। तो देखो यहां पर हो रहा है ना, मिस्टर राजीव क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहे हैं। सोनू निगम भी क्या करते हैं, क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ जो आंसर है वो आपका कौन सा है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, ए पार्ट का जो आंसर है वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। उसके बाद बी जो है, ए में देखो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये आंसर है। बी में क्या पूछ रहा था वो, बाकी के 2 नाम बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। तो 2 बचे आपके, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो देखिए मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन आपने आंसर में बता दिया। उसके बाद एक और बात, आइडेंटिफाई द वैल्यूज फॉलोड बाय मिस्टर राजीव। मिस्टर राजीव ने कौन सी वैल्यूज को फॉलो किया ये बताना है आपको। वैल्यू फॉलो किया, वैल्यूज कहता तो फर्क होता, एक से ज्यादा होती। वैल्यू मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक। ठीक है, वैल्यूज होती तो फिर मोर देन 1, उस सिचुएशन में एक से ज्यादा होती। ठीक है, देखिए क्या है यहां पर वैल्यू, जिससे एम्प्लॉय सोसाइटी को फायदा हो रहा हो। तो क्या था, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज फॉर डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, वो अपने एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के लिए इनाम देते हैं। चलिए यहां तक समझ आया होगा आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह से आप कंटिन्यू रखेंगे अपनी पढ़ाई को, सारे टॉपिक्स को इसी तरह से कवर करते जाएंगे एक के बाद, और आप साथ ही प्रैक्टिस करेंगे इन्हें। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, यहां पर पॉज करें वीडियो को, नोट्स बनाते जाएं समझने के साथ साथ, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। टॉपिक और केस स्टडी इसलिए मैं साथ में करा रहा हूं ताकि आपको साथ समझ आ जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी कैसा हो सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।